हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी बच्चों के सामने एक और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो लेकर, जिसकी बार बार और बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि 2 यूनिट के मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक भी वो आपने नहीं देखे हैं तो भैया जल्दी जल्दी जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत नजदीक है और आपको जरूरत है कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनमें आपको संभावना लगती है कि ये 100% एग्जाम में छप सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप अभी इसी चैनल पर यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड के 2 वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। रही बात उनके आंसर पीडीएफ की, तो वो भी हम आपको हमारे वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की? जब आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं 100% वाले, जब आपको नोट्स का पीडीएफ मिल रहा है, थोड़ी मेहनत तो आप करोगे ना? अरे हाँ कि ना? करोगे ना? तो जब मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो उसी मेहनत को और आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी वासुदेव एजुकेशन की फैमिली आपके साथ, और उसी सीक्वेंस में मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और यह वीडियो रहने वाला है बीएससी सेमेस्टर सेकंड के यूनिट नंबर कौन सी है? थर्ड। सब्जेक्ट आपको पता है, जो मैं पढ़ाता हूं आपको यूट्यूब पर भी और वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर भी। इसी यूनिट के मैं क्या ला रहा हूं? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी ऐसे धमाकेदार रहने वाले हैं कि समझो पेपर में क्या हो चुके हैं बेटा, छप चुके हैं। समझो पेपर में क्या हो चुके हैं, छप चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं बेटा, तैयार करते हैं। इन क्वेश्चंस को अपन देखते हैं पहले और फिर इनकी प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आइडिया बता देता हूं, और वो आइडिया ये है कि यूनिट नंबर जो थर्ड है वो एक्चुअल में है क्या, उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। क्या वो यूनिट ऐसी तो नहीं है जो कहीं आपने 12th क्लास में पढ़ी हो? तब हो सकता है आपको थोड़ा मैटर पहले का याद हो। तो दोनों में से एक ऐसे यूनिट का आप चयन कर लेना जो थोड़ी बहुत पहले से आपको आती हो, और जब आती है आपको तो उसमें तो आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे सकते हैं। तो जल्दी से मैं बढ़ता हूं आगे। मैं बात कर रहा हूं बेटा यूनिट नंबर थर्ड की। कौन सी यूनिट बेटा? यूनिट नंबर थर्ड। और यूनिट नंबर थर्ड भी आपको पता है कि ऑर्गेनिक की यूनिट रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि यूनिट नंबर फर्स्ट तो हमेशा इनऑर्गेनिक की, दूसरी और तीसरी ऑर्गेनिक की, और चौथी यूनिट हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री की रहने वाली है। ये सभी सेमेस्टर में लागू हो चुका है। जिनको नहीं पता था उनके लिए मैंने एक बार बोलकर बता दिया है, और जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले इस यूनिट के मैं पहले सब यूनिट की या पहले टॉपिक की बात करता हूं, और वो अपने पास है एरीन व एरोमेटिकता। एरीन व एरोमेटिकता। एरोमेटिकता, अगर मैं चाहूं तो इसको कह सकता हूं एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। क्या कहा है बेटा मैंने इसको कहा है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं और फिर वो कहेंगे सर हमारे लिए तो आप कुछ मेहनत करते ही नहीं है। बेटा मीडियम जो है वो दोनों के लिए हम मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो, वो सब मैंने सिलेबस की वीडियो में बता दिया था। अब इतने नीड आपको नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ एग्जाम को फतेह करना है। आपका जो टारगेट है वो सिर्फ एग्जाम में अच्छा रेस्पॉन्स करना है, अच्छा काम करके आना है और अच्छा रिजल्ट लाना है। फिलहाल आपकी जो थीम है वो सिर्फ यही है। इसमें एक यूनिट और है, वो है अपने पास एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, और मुझे नहीं लगता कि इसकी मुझे नीड पड़ेगी एल्किल हैलाइड की इंग्लिश में लिखने की, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। इसी को अपन कह रहे हैं एल्किल हैलाइड, इसी का पार्ट है, और वो पार्ट है एरिल हैलाइड। क्या है बेटा? वो पार्ट है अपने पास कौन सा? एरिल हैलाइड। तो जस्ट मैंने मेंशन किया है एरिल हैलाइड, और इसी में एक पार्ट और अपने पास, और वो है पोली हैलोजन। पोली हैलोजन यौगिक। पोली हैलोजन यौगिक,
ये लीजिए, इसको मैंने कहा है पॉलीहेलोजन कंपाउंड, पॉलीहेलोजन कंपाउंड मैंने कहा है इनको। ये लीजिए, कोई दिक्कत है बेटा? नहीं होनी चाहिए शायद। अगर आप चाहते हो कि सर इनकी वीडियो और इनकी वीडियो क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है, बिल्कुल बेटा, मैं अभी कह देता हूं कि इनकी जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, पूरी की पूरी यूनिट अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी और इसकी वीडियो भी। क्लियर है? जिनको लगता है सर हम ऐप से पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप पर जाकर वो परचेज करके इन वीडियो लेक्चर को आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बात होगी यूनिट की। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर मेन क्वेश्चन कौन सा बनेगा अथवा कौन सा बनेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, एरिन व एरोमेटिकता से आपका मेन क्वेश्चन बनने वाला है। और काफी बच्चे पूछते हैं कि सर एक पार्ट से काम हो जाता है क्या? बिल्कुल बेटा, एक पार्ट आप पढ़ ले तो वहां काम चल जाता है। लेकिन अपने क्या सिस्टम है ऑर्गेनिक में कि एक दो चीजें होती हैं, मतलब जो चीजें होती है ना एक दूसरे से लिंकेज होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, तो वहां अपन फंस जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो भी थोड़ा सा आप देख लिया करें, ठीक है? बाकी मेन क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा और इन तीनों पार्ट से आपका और या का क्वेश्चन बनने वाला है, और या अथवा का क्या बनने वाला है? क्वेश्चन बनने वाला है। ये लीजिए, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है। तो जिनको मेन पढ़ना है मेन पढ़ेंगे, अथवा पढ़ना है अथवा पढ़ेंगे। लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल हैं और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इन दोनों लेक्चर्स के या इन दोनों यूनिट के लेक्चर्स के, ठीक है बेटा? अब बढ़ते हैं पहले एरिन व एरोमेटिकता वाले पोर्शन पर। किस पर बात करेंगे बेटा? पहले बात करेंगे एरिन व एरोमेटिकता वाले पोर्शन पर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेन वाले पार्ट से मैं बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि एज इट इज छपने वाला है, सेम टू सेम छपने वाला है। और छपने वाला ये है कि ये लिख दिया मैंने 100%। क्वेश्चन क्या है? हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम को क्या करना है? समझाना है। और इसके आधार पर विभिन्न यौगिकों की सुगंधित प्रकृति, और सुगंधित प्रकृति को हम नाम देते हैं क्या? एरोमेटिक। क्योंकि एरोमेटिक जो शब्द होता है बेटा वो एरोमा से लिया गया है, जो ग्रीक शब्द होता है, और उस ग्रीक शब्द का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ। जितने भी अपने ये फ्रेग्रेंस चलते हैं ना, सेंट चलते हैं, इत्र चलते हैं, डियो चलते हैं, और जो जो मृग होता है, हिरण होता है, उसकी नाभि में जो पाया जाता है इत्र, वो सारे के सारे सुगंधित पदार्थ हैं। और दिमाग में सेट कर लेना आज मेरी बात, जितने सुगंधित पदार्थ हैं सारे के सारे एरोमेटिक रहने वाले हैं। तो उनको आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन देना है। पूरा मेजर क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के आने के चांस हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं छपता है तो आपको यही क्वेश्चन बेटा ऐसे देखने को मिल जाएगा कि एरोमेटिकता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता की क्या पूछ लेगा आपसे? अवधारणा पूछ लेगा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी आपसे पूछ ली जाएगी। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी आपसे पूछ ली जाएगी और ये कह देगा कि हक्कल के नियम के आधार पर आप एरोमेटिक यौगिकों को समझाइए, या हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम को आप समझाइए। ये छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है और बड़े 20 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, दोनों जगह चांस है। और जब जो पिछला ओल्ड पेपर होता था ना, जो पुराना सिलेबस था आपका, उसके अकॉर्डिंग अगर जब पेपर होता था तो एक छोटे क्वेश्चन में आया था ये कि हक्कल के नियम को समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन था। जरूरत हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, मैं वो ओल्ड वाला पेपर आपको भेज दूंगा, ठीक है? ये हो गया पहला क्वेश्चन। पूरे चांस हैं, किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। आगे कैसे पूछ सकता है? आपको क्या करेगा? क्वेश्चन दे देगा, निम्न में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक व नॉन एरोमेटिक को क्या करना है? समझाना है। जैसे क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनिल रेनाइन। और साइक्लोपेंटाडाइनिल रेनाइन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है बेटा, ये होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल रेनाइन, और ये हमारे पास एरोमेटिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का? एरोमेटिक नेचर का, ड्यू टू द 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बात करूं ट्रोपाइलियम धनायन, तो ट्रोपाइलियम धनायन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो ट्रोपाइलियम धनायन होता है एक 7 मेंबर्ड रिंग होती है, और यहां चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तभी तो क्या बनेगा? धनायन।
ये भी एरोमेटिक नेचर का होता है ड्यू टू द 6 पाई इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। क्या है अपने पास? साइक्लोप्रोपिनियम आयन। अब यहां ना तो धनायन लिखा है और ना ही क्या लिखा है, ऋणायन लिखा है। तो मेरे बच्चे तुमको एक बार तो दिखाना है साइक्लोप्रोपिनियम धनायन और को दिखाना है साइक्लोप्रोपिनियम ऋणायन। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, ये धनायन तो होता है एरोमेटिक और ये ऋणायन होता है एंटी एरोमेटिक नेचर का। क्लियर है बात? आगे आ जाओ। साइक्लोब्यूटेनियम आयन, अरे साइक्लोब्यूटेनियम आयन की बात की है तो साइक्लोब्यूटेनियम आयन बेटा ये होता है, यहां धनायन भी हो सकता है और यहां क्या भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। और खास बात सुनो, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण क्या है, एरोमेटिक है। और इन सभी के लिए मैंने लेक्चर बना रखे हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर देख सकते हो। अब है किसी में हिम्मत तो इनको एक्सप्लेन करके दिखा देगा। आते हैं ना जो कहते हैं कि हम बना रहे। नेक्स्ट देखो, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन को शॉर्ट में कहते हैं बेटा कोट। क्या कहते हैं? कोट। जो मेरा गांव है कोटपुतली कुछ बच्चे कोटपुतली के एलबीएस पाना के होंगे, वो बता देंगे कि कौन कौन एलबीएस और पाना देवी से, मुझे बता भी देंगे कौन कौन कोटपुतली से कॉलेज कर रहे हैं, कौन कौन कोटपुतली के एलबीएस और पाना देवी पढ़ते हैं, मुझे बता देंगे। इसको कहते हैं सीओटी, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। और याद रखना ये Na होता है, मतलब नॉन एरोमेटिक नेचर होता है, क्योंकि ये अपनी आकृति को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है ड्यू टू द हाई रिंग स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। और ये टब शेप बना लेता है बेटा। क्या बना लेता है? ये टब शेप बना लेता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बहुत सारे आपको यौगिक दे देगा और उनमें कह देगा निम्न यौगिकों में से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को छांटना है, पहचानना है। तो आप पहचान लेना और बता देना कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन के कारण वो एरोमेटिक नेचर का होने वाला है। क्लियर यहां तक की मेरी बात? तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर किस, कौन सा, एरिन व एरोमेटिकता वाले कॉन्सेप्ट से। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है बेटा एरिनियम आयन। क्या नाम है? एरिनियम आयन नाम है। इसका एक नाम और है और वो नाम है व्हीलैंड मध्यवर्ती, व्हीलैंड इंटरमीडिएट नाम देते हैं इसको। क्या होता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी थोड़ा आइडिया बता दूं मैं कि जब भी बच्चों कुछ ऐसी 6 सदस्यीय संरचना मिले, पॉजिटिव चार्ज 5 पर आए, यहां हाइड्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स एरिनियम आयन या व्हीलैंड मध्यवर्ती। अब जो खास रिएक्शन है उसके ऊपर स्टार लगा लेना। इसको बेटा लिख दिया मैंने 1000%, आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी लिख दिया बेटा मैंने 1000% देखने को मिल जाएगा। और इसको लिख दिया बेटा मैंने 100%। किसी भी हाल में इनको आपको नहीं छोड़ना है। आपको बेंजीन का नाइट्रिकन पूछ रहा है बेटा, जिससे नाइट्रोबेंजीन बनता है। बेंजीन की रिएक्शन आपको करवानी है, बेंजीन की रिएक्शन आपको करवानी है। कंसंट्रेट तो क्या है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के साथ करवानी है, तो आपको प्राप्त होगा नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रिकन कहलाता है, ये नाइट्रिकन कहलाता है। और इस रिएक्शन को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़कर जाना है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन के नाइट्रिकन और सल्फोनीकरण को समझाइए तथा इनका आवश्यक है ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आपको बनवा सकता है। तो दोनों रिएक्शन को किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है। बात करूं सल्फोनीकरण की, तो बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं 2 मोल H2SO4 के साथ, या आप ओलियम के साथ भी इसकी रिएक्शन करवा सकते हो। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इधर ही आइडिया बताऊं आपको, अगर मैं इधर ही आइडिया बताऊं आपको, तो बेटा ये तो रहा, बेटा ये तो रहा कौन है, बेंजीन। और बेंजीन की 2 मोल H2SO4 के साथ करा दो, या H2S2O7 जिसको हम ओलियम कहते हैं, तो हमारे पास बेंजीन से SO3H मतलब सल्फोनिक समूह जुड़ता है और इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये सल्फोनिक अम्ल में बनता है। लेकिन बेटा यहां इनसे काम नहीं चलेगा, इनकी कंप्लीट मैकेनिज्म पूछी जाएगी, जिनके लिए मैंने लेक्चर बना रखे हैं और जिनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं नोट्स के लिए पहले बता देता हूं आपको। अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए या इन क्वेश्चंस के आंसर का पीडीएफ चाहिए, आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो आप वासुदेवा एजुकेशन ऐप, वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि यहां हम कोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और जितना स्टडी मटेरियल आपको इस सेमेस्टर, इस जो स्कीम चल रही है एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी,
इसमें जितना सेमेस्टर आपका होगा उसमें स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो सारा वासुदेव एजुकेशन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, लेक्चर उपलब्ध है, उसके बाद आपको नोट्स पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो आप ये जाकर आप प्ले स्टोर से क्या कर लीजिए बेटा, डाउनलोड कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर कर आप इनको परचेज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो 9928943939 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या 7792929796 पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इनके आंसर पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर बेटा? ये इनके आंसर की बात होगी। तो मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा और फिर से एक बार जोर दूंगा उस बात पे, जोर दूंगा मैं उस बात पे कि नाइट्रीकण को और सल्फोनीकण को किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है। फिर से मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन आ सकता है, पूरे चांस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास बात करेंगे बेटा अपन, नेक्स्ट अपने पास बात करेंगे क्या है, बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा को समझाना है। और ये बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा समझाई जाती है बेटा डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से। और लास्ट में जो वैल्यू आता है आपको 36 किलो जूल पर मोल आती है बेटा, 36 किलो जूल पर मोल। काफी जगह 36 किलो कैलोरी पर मोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट, किसी बच्चे को शायद प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब सुनो, इसको कह सकते हो 36 किलो कैलोरी पर मोल भी चल सकता है। ज्यादा बेस्ट ये रहेगा बेटा, ज्यादा बेस्ट रहेगा 36 किलो कैलोरी पर मोल चल जाएगा ज्यादा, और यही पढ़ाते हैं ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा, बर्च अपचैन किसी भी हाल में 100% लिखा है मैंने, 100 क्या हजार ही कर देता हूं, किसी भी हाल में आपको बर्च अपचैन नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। क्या होता है सुनो, ये बेंजीन का अपचैन होता है और बेंजीन का भी आंशिक अपचयन होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। किस किस के साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ, लिक्विड क्या होता है, अमोनिया होता है, और आपको अल्कोहल लेना पड़ता है। अल्कोहल की जगह आप एथिल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गोला लगाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गोला लगाएंगे। इन गोला लगाने का मतलब है कि ये दो हाइड्रोजन ऐसे हैं जो अपचयन के कारण यहां पर ऐड हुए हैं, और इनका भी वीडियो लेक्चर मैंने बना रखा है, यूट्यूब पर देख सकते हो आप। इसका नाम है बेटा साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन नाम होता है। क्या नाम होता है? साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन नाम होता है। और ये जो होते हैं ना, ये बर्च अपचयन में हमेशा प्रोडक्ट यही बनता है। तो इसको आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है? थोड़ा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है इटार्ड रिएक्शन, बेटा 100% चांस है इटार्ड रिएक्शन से, और ये ऑर्गेनिक की यूनिट है बेटा, इतनी छोटी यूनिट नहीं है, काफी लेंथी यूनिट है अपने पास। तो इटार्ड रिएक्शन है अपने पास। इटार्ड रिएक्शन थोड़ा सा अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको, तो इटार्ड रिएक्शन जो होती है ना बेटा, वो इटार्ड रिएक्शन होती है, टोलुइन की रिएक्शन हम कराते हैं CrO2Cl2, जिसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड। कितने मोल? 2 मोल। तो पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, पहले एक क्या बनता है? संकुल बनता है, और उस संकुल का हम क्या करवा दें? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दें, तो बेटा हमारे पास बनता है बेंजल्डिहाइड। और ये जो रिएक्शन है ना, ये बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन रिएक्शन इसको कहते हैं अपन। आगे टॉपिक भी आएगा, मैंने लिखा भी है। नेक्स्ट क्या है? गाटरमान कोच एल्डिहाइड। 2 रिएक्शन है बेटा, गाटरमान एल्डिहाइड और गाटरमान कोच एल्डिहाइड। तो दोनों को आप देख लेना एक बार, दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। तो मैं बात करता हूं गाटरमान कोच की, तो गाटरमान कोच में बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ करवाते हैं। प्रेजेंस किसकी होती है? एनहाइड्रस AlCl3 होती है। और ये लीजिए, यहां बन जाता है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। और गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड हमारे पास बनता है। और मैं ये समझाने के तरीका क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि अगर ऐसी बात है तो आप समझा दिया करो, तो समझा रहा हूं। जरूरत पड़ी तो इनके लेक्चर्स भी आपको दे दूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि लेक्चर इनके प्लेलिस्ट में पहले से बने हुए, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और अब किसी में दम है ना, अगर किसी में दम है ना, तो अब ऐसे समझा के बता दे। अब कर लो तुम कॉपी, अब कर लो तुम कॉपी, और हम अब क्या करेंगे सुनो, सारा का सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, सारा का सारा मैं एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, और फिर तुम करना कॉपी, फिर एक्सप्लेनेशन को करना तुम कॉपी, और जितना मैं विद मैकेनिज्म समझाऊं ना, फिर उसको कॉपी पेस्ट करना तुम। तो तुम ढूंढना फिर AI से, तुम ढूंढना फिर चैट GPT से। तो हुनर ही होता है, ठीक है? वो देखना तुम, फिर वो देखेंगे अपन। हो गया यहां तक? नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा, नेक्स्ट अपने पास है बेंजीन का अणु कक्षक आरेख आपको समझाना है, और वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, 100% इसके चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बेंजीन का जो अणु कक्षक आरेख है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको आइडिया बता दूं तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। तो यहां क्या होंगे, 3 sp3 संकरित कक्षक होंगे और एक असंकरित p कक्षक होता है, और वो असंकरित p कक्षक यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये जो कक्षक मैं बना रहा हूं बेटा, ये हमारे पास है असंकरित p कक्षक। कौन सा है, असंकरित p कक्षक है। इनमें ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये अपने पास बेंजीन का अणु कक्षक आरेख है। इसके 3 से 4 डायग्राम में बनवाता हूं जो नोट्स के पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बेटा समझाना है कि ये समूह ये विसक्रियण सहित मेटा निर्देशकारी होते हैं, जबकि ये सक्रिय समूह सक्रियणकारी सहित ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। कारण बता देता हूं बेटा, कारण बता देता हूं, और किसी में अभी हिम्मत है ना तो अब इसको बता के बताएंगे। ठीक है, आ जाओ। कौन है बेटा पहले, सबसे पहले NO2। NO2 का याद रखना है, माइनस का R माइनस का I प्रभाव काम करता है। ये EWG होते हैं, और EWG के कारण ये क्या होता है, मेटा निर्देशकारी, और बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे ये क्या हो जाते हैं भाई, मेटा निर्देशकारी, और रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं ESR रिएक्शन के प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा CHO एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का माइनस R माइनस I, माइनस का M भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेजोमेरिक भी कहते हैं इसको। ये भी EWG होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। नेक्स्ट है COOH समूह, COOH समूह माइनस का R माइनस का I, ये भी क्या होता है, EWG। लास्ट है बेटा CF3 माइनस का H माइनस का I, EWG। इसका माइनस का R नहीं लगता है, माइनस का H लगता है, माइनस का हाइपर कंजुगेशन होता है इसका। ये रेजोनेंस है, R वाले I वाले इंडक्टिव इफेक्ट हैं सारे के सारे। तो इस कारण ये बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जिससे बेंजीन वलय की ESR के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। जबकि बात करूं OH समूह, NH2 समूह और CH3 समूह, तो OH समूह का काम करता है प्लस का R और माइनस का, याद रखना। NH2 समूह का काम करता है प्लस का R और माइनस का I, याद रखना। CH3 का काम करता है प्लस का H प्लस का I। तो ये जो प्लस वाले समूह है ना, ये प्लस वाले समूह ERG होते हैं, जो बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जब ये इंक्रीज कर देते हैं बेटा, तो याद रखना हमेशा कि जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और आने वाला जो अटैकिंग स्पीसीज जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ऑर्थो पैरा पर जुड़ता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ कहेंगे सर माइनस का भी आ रहा है, लेकिन बड़ा कौन बेटा, यहाँ डोमिनेंट कौन होता है, रेजोनेंस डोमिनेंट होता है। क्लियर यहाँ की बात, क्योंकि रेजोनेंस क्या होता है, बड़ा होता है। आगे आ जाओ, आगे क्या कहा मैंने, आगे अपने पास है हेमिक इलिंगवर्थ का नियम, कॉर्नर की निरपेक्ष विधि, और फिर सॉरी कहां गया, ये क्रम ब्राउन और गिब्सन का नियम। ये तीनों के तीनों जो नियम है ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं अपने पास। कारण क्या है मैं समझा देता हूं। कारण ये बेटा कि ये अपने पास बताते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। पीछे जो अपन ने बताया ना कि ऑर्थो पैरा निर्देशकारी और वलय सक्रियणकारी, ऑर्थो सॉरी मेटा निर्देशकारी और वलय विसक्रियणकारी, ये सब बताते हैं ये तीनों नियम कि कौन सा समूह कौन से समूह को कहां पर जोड़ने के निर्देश देता है। ये तीनों नियम हमें बताते हैं, तो इनको देख लेना एक बार अच्छे से। बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला का क्या करना है, हेलोजिनेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये रही बेंजीन, यहां है CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, और अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन HNu प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बनता है CH2Cl, जिसको हम बेंजिल क्लोराइड कहते हैं। उसके बाद फिर से Cl2HNu के साथ करा दो आप, तो आपके पास बनता है बेटा CH, यहां Cl, यहां Cl, इसको कहते हैं बेंजल। ये बेंजिल, ये बेंजल होता है, बेंजल डाइक्लोराइड। अगर एक बार और करा दूं मैं HNu के साथ, तो यहां बनता है मेरे बच्चे कार्बन Cl, 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 इसको कहते हैं बेंजो। तो क्या क्या बोला,
बेंजिल, बेंजल और बेंजो। बेंजल को हम बेंजिलिडीन भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। तो ये पार्श्व श्रृंखला का हेलोजिनेशन है, क्योंकि CH3 यहां साइड चेन पार्श्व श्रृंखला की तरह बिहेव कर रही है, और जो हेलोजन जोड़ा है मैंने वो इसी पार्श्व श्रृंखला से जोड़ा है, ना कि बेंजीन वाले से। ये वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक की मेरी बात? और इसी के साथ ही, और इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो मेन वाला जो पार्ट है ना, ऊपर वाला एरीन एरोमेटिसिटी वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी के बस की बात ज्यादा नहीं हो तो मैं आपको फिर से कह देता हूं, सबसे पहले आपको पढ़ना है हक्कल का नियम। हक्कल का नियम कौन सा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये किसके लिए पढ़ना है? आपको एरोमेटिक के लिए पढ़ना है, ये आपको पढ़ के जाना ही है। दूसरा हमारे पास है कौन सी रिएक्शन है बेटा? नाइट्रिकण। तीसरा हमारे पास है बेटा कौन सी रिएक्शन? सल्फोनिकण, सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन है। नेक्स्ट अपने पास है बेटा कौन सा? बर्च अपचेन। नेक्स्ट अपने पास है बेटा इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट अपने पास है मेरे बच्चे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये लो। और एक है बेंजीन का अणु कक्षक आरेख, बेंजीन का अणु कक्षक आरेख। इन टॉपिक को आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। बाकी रिएक्शंस आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये स्किप करोगे तो क्वेश्चन सेट नहीं हो पाएगा। अब मैं चलता हूं आगे। अब मैं चलता हूं उन बच्चों के लिए जो अथवा का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो अथवा का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये है कौन सी रिएक्शन? SN1, SN1 है बेटा, ये SN1 एंड SN2। ठीक है, इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाना है और इनके उत्पादों के स्टीरियो रासायनिक प्रमाण दे रहे हैं। त्रिविम रासायनिक प्रमाण आपको देने हैं इनके, किनके? SN1 और SN2 के। थोड़ा आइडिया बता देता हूं। SN1 होती है RX, 3 डिग्री रखते हैं यहां, और यहां ये SN2 में होता है, मैथिल रख लो या 1 डिग्री रख लो, सब रिएक्टिविटी वगैरह आपको पता है। मैं स्टीरियोकेमिकल एविडेंस बता देता हूं कि SN1 में हमेशा बनता है रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिश्रण बनता है, जबकि SN2 में हमेशा होता है बेटा वाल्डन प्रतिपन, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्लियर है बात? मतलब यहां तो आधा तो डी क्लॉकवाइज घुमाने वाला और आधा एल एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला, तो नेट रोटेशन 0 आता है, जिसको रेसिमराइजेशन कहते हैं। और यहां जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। यहां होता है वाल्डन इन्वर्जन, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, और यहां होता है इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन भी और रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन भी, दोनों चीजें होती है। तो ये वाल्डन प्रतिपन आपको समझाना है। जैसे बारिश में छतरी लेके नहीं निकलते अपन, थोड़ी सी हवा आ जाती है, तो ये रही छतरी आपकी, ये रही छतरी आपकी, ये लो। बारिश में छतरी लेके निकले अपन, हवा आ जाती है, छतरी ऊपर हो जाती है, ये लो, ये छतरी ऊपर होगी, लेकिन स्टिक अब भी हाथ में ही है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। पहले ताड़ियों का मुंह कहां था? नीचे, अब ताड़ियों का मुंह कहां चला गया? ऊपर की ओर चला गया है। क्यों? क्योंकि यहां तो क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, फ्रंट और बैक दोनों से अटैक होता है, जबकि यहां न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था बनती है, तो हमेशा बैक से अटैक होता है। और देखो, जब मैं ऐसे 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 चल रहा हूं और मेरे हाथ पीछे थे, अगर पीछे से कोई मुझे धक्का लगाया अचानक से, मुझे पता नहीं है, धक्का लगाया, तुरंत मेरे हाथ आगे कहां चले गए? आगे चले गए, तो पीछे से कॉन्फ़िगरेशन कहां आ गया? आगे। इस कंडीशन को कहते हैं इन्वर्जन, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन, अम्ब्रेला इन्वर्जन, छाता प्रतिपन भी कहते हैं। ये आपको समझाना है। नेक्स्ट देखो, इसके लिए मैंने बना रखा है सब लेक्चर, मैंने बना रखे हैं, इस पूरी यूनिट के लेक्चर मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। आपको जाना है, देखना है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर है बात? मतलब एसीटोन की रिएक्शन आपको करवानी है हेलोजन और क्षार के साथ। किसके साथ? 3 मोल तो हेलोजन और 4 मोल NaOH के लेने हैं, तो आपके पास बनेगा CH3L3 और CH3 C डबल O Na का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। साथ में आपको यहां पर 3 H2O बाहर देखने को मिल जाएंगे। उसमें साइड प्रोडक्ट छोड़ो, आप साइड प्रोडक्ट आप छोड़ो, यहां क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरीन लिया है, या X लोगे तो हेलोफॉर्म, और यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो साल्ट होता है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेटा क्या होता है? पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है, और पॉलीहेलोजन कंपाउंड हमारी यूनिट में है। समझ रहे हो मेरी बात को?
तो क्लोरोफॉर्म पूछ सकता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आईयूपीएसी नाम क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसकी जो रिएक्शन है वो क्या होता है, और इसको रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, खुला क्यों नहीं रखते हैं, इसको सूंघने पर क्या हो जाता है, ये सब बातें आपको समझानी है। और आप जानते हो इसको कि बेहोशी या निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है, अनस्थेसिया का काम करता है ये। नेक्स्ट देखो क्या है, हुन्श-डीकर अभिक्रिया है, हुन्श-डीकर रिएक्शन है, क्या होती है थोड़ा सा आइडिया मैं बता देता हूं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आइडिया बेटा, CH3 डबल बॉन्ड OOAG, ये लीजिए, क्लियर है बात, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Cl2 और CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करानी है। तो हमारे पास एल्किल हैलाइड बनता है, CO2 बाहर निकलती है और AgCl बाहर निकलता है, क्लियर है बात, हुन्श-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट कौन सी बेटा, डार्जन अभिक्रिया है, क्या है बेटा, डार्जन अभिक्रिया है, और ये भी आपको एल्किल हैलाइड बना के देता है। तो एल्कोहल की रिएक्शन आप करवा दो सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और यहां रखते हैं हम प्रिडीन यहां सोलवेंट होता है, यहां से HCl, यहां से RCl, क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 बीच में से, और यहां HCl, SO2 गैस बाहर निकलती है और HCl की भी फ्यूमी बाहर निकलती है, क्योंकि प्रबल अम्ल होता है, धुआं छोड़ता है थोड़ा सा। एल्किल हैलाइड का फिर से फॉर्मेशन हो चुका है। तो आपको यहां हेलोफॉर्म और ये क्लोरोफॉर्म दोनों को आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और पीछे वाला जो क्वेश्चन हमें बताना भूल गया थोड़ा सा, क्योंकि फ्लो में रह गया वो, ये जो क्वेश्चन है ये 100% आपको देखने को मिलने वाला है, क्लियर है बात। चलो फिर आगे, अब क्वेश्चन बेटा डीडीटी, अरे जानते हो डीडीटी को, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, क्या बोला मैंने, पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। इसका बनाने की विधियां कि किस किस के साथ रिएक्शन करवाएं, जैसे क्लोरल हाइड्रेट आता है, इसमें बहुत खतरनाक चीज होती है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है, उसको समझाना एक्सप्लेन करना है इसको। साथ में क्या है, बीएससी को कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये एक प्रकार का प्रबल कीटनाशक होता है जो खेतों में सब्जियों वगैरह में छिड़कने में क्या आता है, काम आता है। और इसका जो गामा समावयव होता है ना, वो प्रबल कीटनाशक होता है, नॉलेज के लिए बता देता हूं। नेक्स्ट है, दोनों इंपोर्टेंट है बेटा, दोनों इंपोर्टेंट है, अथवा का क्वेश्चन तैयार करो तो इनको भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की तुलना में वाइनल तथा एलिल हैलाइड की क्रियाशीलता कम होती है। क्यों, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बनता है अपने पास, सबसे पहले में कार्बोधनायन बनता है, और जितना अधिक स्थायी कार्बोधनायन होगा वो उतनी जल्दी क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। तो एल्किल हैलाइड की तुलना में एल्किल हैलाइड RCl, ठीक है। फिर क्या है, वाइनिल तथा एरिल, तो मैं पूरा लिखता हूं CH3 कार्बन, यहां CH3, यहां CH3, यहां Cl, ये तो एल्किल हैलाइड। तो उसके बाद क्या है, कौन है, वाइनिल है बेटा CH3 CHCl। उसके बाद कौन है बेटा, एरिल ये है बेटा अपने पास। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों की क्रियाशीलता तो क्या है, कम, और इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक। कारण क्या है, यहां से जब Cl सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, प्लस बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहां जब बाहर जाएगा तो इसको कहते हैं वाइनिल कार्बोकेटाइन, और यहां जाएगा तो इसको कहेंगे एरिल कार्बोकेटाइन। अब ये दोनों कार्बोकेटाइन है, इनको स्टेबल करने के लिए कोई नहीं है, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, कम स्थायी होते हैं, बजाय किससे, इससे। ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो जो अधिक स्थायी होगा वो अधिक स्थायी उत्पाद बना के देगा आपको। तो याद रखना कि यहां एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता ज्यादा है, किससे, एरिल और वाइनिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्या है, सिने प्रतिस्थापन को समझाना है। सिने प्रतिस्थापन बेंजाइन का बेटा, यहां ये एल्किल जो एरिल हैलाइड है उनको बनाने की विधि है, और निम्न को विलोपन योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि से क्या करना है, समझाना है। कुछ भी दे देगा आपको निम्न, उनके आधार पर आपको समझाना है। तो सिने प्रतिस्थापन क्या होता है, थोड़ा आइडिया बता दूं मैं आपको, तो ये है बेटा बेंजाइन। कौन है, बेंजाइन। इसकी रिएक्शन आपको सोडामाइड के साथ करवानी है। फिर आपको कहां जोड़ना है, यहां मान लीजिए एक समूह है जो है Cl, तो जहां से Cl बाहर जाएगा उसके जस्ट एडजासेंट पर अगर कोई समूह है तो उसको कहते हैं स्नेह प्रतिस्थापन। क्या बोला है मैंने, जहां से समूह जुड़ा है उसके जस्ट पास वाली पोजीशन पर अगर कोई समूह जुड़ता है तो वो कहां जुड़ता है, स्नेह प्रतिस्थापन उसको कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है, लास्ट क्वेश्चन है, सैंडमेयर अभिक्रिया, जिसमें आपको BDS बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन है Cu2Br2 और Cu2Cl2 के साथ अगर करवाते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है बेटा, तो ब्रोमोबेंजीन का
और एक बार होगा किसका, क्लोरोबेंजीन का। और बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट हमारे पास ये होता है, ये होता है N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन एक बार Cu2Cl2 और एक बार आपको करवानी है Cu2Br2। Br2 आएगा तो ब्रोमो बनेगा और Cl आएगा तो क्या बनेगा, क्लोरो बनेगा, सैंड में रिएक्शन होगी। बेंजीन डाइएजोनियम से फिनोल फ्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन बनाने का तरीका बताना है। तो मैं आपको बता दूं, जब बेंजीन डाइएजोनियम लवण की रिएक्शन फिनोल के सॉरी H2O के साथ कराएंगे तब तो फिनोल बनेगा। और HBF4 एक ही विधि है फ्लोरोबेंजीन बनाने की, वो है अपने पास बोल्ज सीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, बोल्ज सीमान, वहां से बनाते हैं। आयोडोबेंजीन का सीधा तरीका है कि कॉपर आयोडाइड के साथ उसकी क्या करवा दो, रिएक्शन करा दो। लास्ट है अपने पास सी E1 व E2 अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया को समझाना है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड है वो विलोपन अभिक्रिया देकर और एल्किन का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है फ्रियोन। फ्रियोन कौन बनाता है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे, क्योंकि पता लग जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये थे बेटा आपके पास यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर है बात। अगर मैं इसमें बात करूं तो बेटा आपको एक तो सैंड में रिएक्शन पढ़ना है, एक E1 और E2 अभिक्रिया पढ़ना है, 2 हो गया। उसके बाद में आपको जो नहीं पढ़ा जाए तब की बात, स्नेह प्रतिस्थापन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है DDT और BHC, उसको अगर छोड़ना चाहो तो स्किप कर देना, वो पहले आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर बताऊं तो हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म पढ़ना है। और उसके बाद आपको पता ही है कि SN1 और SN2 तो पढ़ना ही है, ये तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं। तो ये थे बेटा आपके मेन क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिनसे नहीं पढ़ा जाए तो मैंने इन इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट छांट के आपको दे दिया है। बात मैं करूं अथवा के क्वेश्चन की तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इनका नोट्स PDF चाहिए तो जो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिए थे मैं फिर से मेंशन कर देता हूं, 9928943939 7792929796। इन पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे एप्लीकेशन से लेना चाहते हैं, वहां से परचेज करना चाहते हैं, तो आप वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इनके आपको लेक्चर देखने हैं तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर बच्चों। बस आप क्या करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि उनकी तैयारी भी और अधिक स्ट्रांग हो जाए। कुछ लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उनकी तैयारी को मजबूत करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ खास और कुछ पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस मैं लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, और ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे। आप लोगों का प्यार बना रहेगा। तो मिलते हैं बच्चों यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु।